बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 5 लीनियर सिस्टम, और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं फेस पोर्ट्रेट स्केचिंग। आज इसका पार्ट 5 देखते हैं और ये इसका लास्ट पार्ट है। बेसिकली इससे पहले जो हमने तमाम के तमाम फिक्स पॉइंट निकाले थे, उन फिक्स पॉइंट को किसी एक डायग्राम के ऊपर क्लासीफाई किया जा सकता है, जिसे हम कहते हैं ट्रेस डिटर्मिनेंट डायग्राम। ये बेसिकली क्लासिफिकेशन है फिक्स पॉइंट्स की। तो ज़रा जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर कि इसे हम ट्रेस डिटर्मिनेंट कह क्यों रहे हैं। ठीक है जी, तो ज़रा ट्रेस डिटर्मिनेंट की हम पहले जस्टिफिकेशन देख लें, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि ये डायग्राम बनती कैसे है और इसका क्या काम होता है। तो बहुत गौर से देखिएगा। सपोज़ कीजिए कि मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर, वाई डबल डैश माइनस 5y डैश प्लस वाई इज़ इक्वल टू 0। राइट, पहली बात तो ये कि मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, जैसे कि मैं आपको अपने मैं सबसे स्टार्टिंग यानी पहले लेक्चर के अंदर मैं बता चुका हूँ आपको कि अगर आपके पास सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है तो उसको सिस्टम ऑफ इक्वेशन में चेंज भी कर सकता है। तो चेंज कैसे कर सकता है? हम सपोज़ कर लें कि जो y1 है वो y के इक्वल है, और ये जो y2 है फॉर एग्ज़ाम्पल y डैश के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो इसका मतलब होगा कि y1 डैश किसके इक्वल हो जाएगा? ये y डैश के इक्वल हो जाएगा, और एक्चुअली ये तो y2 के इक्वल है। और इसी तरीके से ये जो y2 डैश है ये क्या हो जाएगा? ये y डबल डैश हो जाएगा। और जब y डबल डैश की वैल्यू जो इक्वेशन से यानी ओरिजिनल प्रॉब्लम से निकाल ली जाए तो ये बन जाता है आपके पास कुछ 5/2 y डैश माइनस 1/2 y। यानी इसका मतलब ये हो जाएगा यहाँ पर कि ये जो y1 डैश है ये इक्वल होता है y2 के, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है जी। और सेकंड ये कि जो y2 डैश है ये इक्वल हो जाएगा आपके पास 5/2, बल्कि हम इसको यूँ लिख लेते हैं, माइनस 1/2 y1 एन प्लस 5/2 y2। बहुत जल्दी मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए बता दिया क्योंकि मैं इसको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आप मेरी जो है वो सबसे स्टार्टिंग की जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था उसमें इसको देख सकते हैं। ठीक है जी। तो हम इसको सिस्टम ऑफ, तो यहाँ पर एक बात तो तय हो गई कि अगर आपके पास कोई सेकंड ऑर्डर इक्वेशन गिवन है तो उसको हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, हम इसको इस तरह हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन में चेंज करना सीख लिया। अब मैं यहाँ पर ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये ट्रेस क्या चीज़ है और डिटर्मिनेंट क्या चीज़ है। तो बहुत गौर से देखिएगा। अगर मैं इससे जो है वो एक मैट्रिक्स फॉर्म कर लूँ, और वो मैट्रिक्स क्या बनेगा मेरे पास? वो मैट्रिक्स बनेगा 0 1 माइनस 1/2 एन 5/2। ये बना है मेरा मैट्रिक्स। और मैं इस मैट्रिक्स का अगर आपसे कहता हूँ कि बताएं कि ट्रेस ऑफ ए क्या होगा, तो ट्रेस में हम क्या करते हैं, जो लीडिंग डायगोनल है उसको ऐड करते हैं, 0 प्लस 5/2 विच इज़ इक्वल टू 5/2। ठीक है जी। और मैं चाहूँ तो इसको ट्रेस को ये टॉ ऑफ ए कर भी शो कर सकता हूँ, क्योंकि बुक्स में इसको इस तरह लिखा जा सकता है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताएं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, तो आपको पता है कि डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? इसका प्रोडक्ट ले लें, 0 हो जाएगा, फिर माइनस टाइम इसका प्रोडक्ट ले लें तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 0, दिस इज 0, फिर माइनस और माइनस प्लस एंड देन 1/2, तो ये आ जाएगा इसका डिटर्मिनेंट 1/2। ठीक है जी। तो अपनी ज़रा इस प्रॉब्लम पर चलें, और अगर आप अपनी इस प्रॉब्लम को अरेंज कर लिख लें, यानी इसको इस तरह लिख लें, y डबल डैश माइनस 5/2 y डैश एन प्लस 1/2 y इज़ इक्वल टू 0। तो क्या आपको पता लगा कि ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये वैल्यू क्या होती है? ये वैल्यू हमेशा इस सेकंड ऑर्डर इक्वेशन के अंदर क्या होती है? ट्रेस होती है। राइट। तो अगर आप चाहें तो इसको इस तरह लिख सकते हैं कि y डबल डैश इज इक्वल y डबल डैश माइनस, इसे आप लिख सकते हैं ट्रेस ऑफ ए एन y डैश। और इसी तरीके से आपको पता है कि इस इक्वेशन में ये 1/2 क्या चीज़ है? तो 1/2 ये डिटर्मिनेंट होता है। तो ये 1/2 चूँकि डिटर्मिनेंट होता है तो इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट, अच्छे नॉर्मली डिटर्मिनेंट के लिए हम डेल्टा का वर्ड यूज़ करते हैं, या कुछ भी यूज़ कर लें आप चाहें तो। आप बुक्स में इसको कैपिटल डेल्टा यूज़ किया जा सकता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये हमेशा डिटर्मिनेंट ऑफ ए होती है, इज़ इक्वल टू 0। तो बेसिकली जब भी आपके पास एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो, या आपके पास 2/2 का एक सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो, तो उससे जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बनती है वो बेसिकली ट्रेस और डिटर्मिनेंट की फॉर्म में होती है। ठीक है जी। तो इसी के ऊपर इसी को कुछ बुक्स में पी और क्यू वाली नोटेशन के साथ लिखा जा सकता है। तो मैं तो भाई प्रेफर करूँगा कि पी और क्यू वाली नोटेशन यूज़ करें। यानी आप इसको लिख लीजिए y डबल डैश माइनस पी ऑफ y
प्लस क्यू इज़ इक्वल टू 0। आप इसको इस तरह लिख लीजिए, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो मैं जो है वो पी और क्यू वाली नोटेशन यूज़ करूँगा। बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे तरह, ये मेरे अपनी है कि मैं इसको पी और क्यू में ज़्यादा कंफर्ट हूँ उसके अंदर। तो एक ही बात है, जैसे ये जो पी है यहाँ पर, ये कहलाएगा ट्रेस और ये डिटर्मिनेंट कहलाएगा। तो बेसिकली हमें यहाँ पर ये बात तो समझ आ गई कि हम इसे ट्रेस डिटर्मिनेंट क्यों कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास कोई सेकंड 2/2 का सिस्टम मौजूद हो तो वो बेसिकली एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है, और वो जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन होती है उसमें y के साथ जो कुछ लिखा होता है वो हमेशा ट्रेस ऑफ ए होता है, और क्यू के साथ जो कुछ लिखा होता है वो यानी जो होता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, राइट। ये बेसिकली इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है। जिस तरह हम लैम्डा स्क्वायर वाली इक्वेशन, बल्कि मैं इसकी जगह लैम्डा स्क्वायर ही लिख लूँ तो मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा सूटेबल होगा मुझे। मैं इसको डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन यानी मैं इसको यूँ लिख लेता हूँ, दिस इज़ लैम्डा स्क्वायर पी लैम्डा। तो बेसिकली ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, वहाँ पर वाई डैश के साथ हमेशा ट्रेस आता है और वाई के साथ हमेशा डिटर्मिनेंट आता है, ठीक है जी। तो अगर आप चाहें तो इस इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन में ये जो ट्रेस वाली चीज़ है ये p के बराबर होगी, और ये जो डिटर्मिनेंट वाली चीज़ है ये q के बराबर होगी, राइट। तो अब आप देखें कि अब आपका जो सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन लिखें या अब आप सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखें, उससे आप ये इक्वेशन बना सकते हैं। अब इस इक्वेशन को बनाने से फ़ायदा क्या हुआ? इस इक्वेशन को बनाने का फ़ायदा ये हुआ कि तो इस इक्वेशन को बनाने का हमारे पास फ़ायदा ये हुआ कि अगर मैं आपसे कहूँ कि बताएं रूट क्या निकलेंगे, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी? लैम्डा की वैल्यू इस इक्वेशन के माइनस पी, दिस इज़ पी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर माइनस 4q एंड डिवाइडेड बाई 2a। तो ये मेरे पास बन गई इक्वेशन। तो इसका मतलब है कि लैम्डा के मेरे पास 2 डिफरेंट आंसर्स आ गए, ठीक है जी। अच्छा जी, ये जो चीज़ है अंदर वाली चीज़ ये डिस्क्रिमेंट कहलाती है, राइट, ये डिस्क्रिमेंट कहलाती है। तो इसका मतलब है कि डिस्क्रिमेंट को मैं डेल्टा से शो कर रहा हूँ, ठीक है जी। ये है डिटर्मिनेंट नहीं है, डिस्क्रिमेंट है, डिस्क्रिमेंट। अक्सर गड़बड़ कर देते हैं आप लोग। तो डिस्क्रिमेंट हो जाएगा यानी पी स्क्वायर माइनस 4q के, राइट। तो यहाँ पर अब जो है वो डिफरेंट इसके केसेस पॉसिबल हैं। जैसे इसका जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस ये हो सकता है इसमें कि अगर आपका जो डिस्क्रिमेंट है वो ग्रेटर देन 0 हो, तब आपके रूट्स कैसे होते हैं? आपके जो रूट्स होते हैं वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट, राइट। और इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहता हूं कि डेल्टा की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 तो रूट कैसे होंगे? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ठीक है जी, पहले भी बात हो चुकी है। और थर्ड में हम ये बात करते हैं कि अगर डेल्टा की वैल्यू इज इक्वल टू 0 तो रूट कैसे होंगे? रियल एंड रिपीटेड। क्लियर है बात? तो बेसिकली 3 डिफरेंट केसेस बन जाएंगे। अच्छा, अगर हम इसको इज इक्वल टू 0 करते हैं तो अब हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी, वो इक्वेशन हो जाएगी पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4q। यहाँ तक क्लियर है बात? तो ये एक इक्वेशन बन गई, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4q। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4q है ये क्या बनेगा, तो ये बिल्कुल इस तरह की इक्वेशन है जैसे यह वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x लिखा जाता है। तो ये इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होगी? एक पैराबोला की इक्वेशन होगी। तो चलें अब हम फाइनली फॉर्मली अपनी डायग्राम की तरफ चलते हैं। तो डायग्राम बनाने से पहले तो मैं यहाँ पर इक्वेशन लिख दूँ। इक्वेशन कौन सी होगी मेरे पास? इक्वेशन है डेल इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 4q इज इक्वल टू 0। तो आपके पास इक्वेशन कौन सी बनेगी? पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4q। अच्छा जी, इनके नाम तो पता है ना, पी का क्या मतलब था? पी किसे कहा था हमने? बताएं कि पी क्या था? ट्रेस था या डिटर्मिनेंट था? क्या कहेंगे? तो भाई याद रखिएगा ये पी आपका ट्रेस था, और क्यू क्या था? क्यू आपका डिटर्मिनेंट होता है। तो इससे जो डायग्राम बनाने की हम कोशिश करते हैं, इसीलिए हम इस डायग्राम को ट्रेस डिटर्मिनेंट डायग्राम कहते हैं। तो चलें अब आप हम अपनी डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने एक्सेस को ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस पर्पल कलर से हम बनाते हैं इसको, बहुत गौर से आपने इसको समझना है, थोड़ी सी मुश्किल है ये डायग्राम। इसमें हमने लेबल कर लेते हैं, इसको लेबल करेंगे। तो ये है हमारा
फॉर एग्जांपल पी एक्सेस, और ये है हमारे पास क्यू एक्सेस। ठीक है जी, यानी कि कुछ बुक में ट्रेस को टॉ भी कहा गया है और कुछ बुक में डिटर्मिनेंट को डेल भी कहा गया है। क्योंकि मैं डेल ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ इसलिए यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि इनके नोटेशंस चेंज हो। अब यहाँ पर एक आपके पास बनेगा पैराबोला। ठीक है जी, एक यू शेप पैराबोला बन जाएगा। तो एक अच्छा सा पैराबोला हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। तो ये बन गया आपका ऐसे एक यू शेप पैराबोला। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको देखिएगा। अब इसकी इक्वेशन क्या होगी? ऑफ कोर्स इसकी इक्वेशन होगी आपके पास डेल्टा इज इक्वल टू ज़ीरो। डेल इज इक्वल टू ज़ीरो पर ये बन गया। अच्छा जी, अब आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पर 3 डिफरेंट केसेस पॉसिबल हैं यहाँ पर। अब वो केसेस क्या हो सकते हैं, तो इन जनरल हम डिस्कस करते हैं जो भी तीनों केसेस हमने बात की। कि ये बताएं कि अगर डेल ग्रेटर देन ज़ीरो है तो इसमें कौन सा रीजन ऐसा होगा जो डेल ग्रेटर देन ज़ीरो को रिप्रेजेंट करेगा। डेल ग्रेटर देन ज़ीरो, तो ऑफ कोर्स ये बात समझ में आती है कि डेल ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब है कि वो तमाम रीजन जो इस पैराबोला के आउटसाइड होगा, वो तमाम रीजन क्या कहलाएगा? डेल ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है जी, तो ये जो सारा रीजन मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ आपके सामने, यानी इन तमाम रीजन को जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पर, इंक्लूडिंग दिस, इन तमाम के अंदर क्या होगा आपके पास कि इन तमाम पे जो डेल है वो एक्चुअली ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। इन सब जगहों पर डेल ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, डेल ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, यहाँ पर डेल ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये अगर आपसे पूछा जाए कि बताएं कि कहाँ पर जो है वो डेल लेस देन ज़ीरो होगा, तो वो रीजन जो बेसिकली इनसाइड है, इनसाइड, तो इनसाइड वाला रीजन कौन सा है? यानी इनसाइड द पैराबोला, इनसाइड वाला रीजन ये है, ये तमाम इनसाइड वाला रीजन है। इन तमाम इनसाइड वाले रीजन के ऊपर जो डेल है वो एक्चुअली लेस देन ज़ीरो होगा, डेल लेस देन ज़ीरो होगा। ठीक है, और ये बताएं कि डेल इज़ इक्वल टू ज़ीरो का क्या होगा, तो ये बात तो हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर ही चुके हैं ऑलरेडी कि डेल इज़ इक्वल टू ज़ीरो कब होगा? थर्ड, डेल इज़ इक्वल टू ज़ीरो कहाँ होगा? ऑन द पैराबोला। ये मैंने लिखा हुआ भी है यहाँ पर, डेल इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये इस पैराबोला के ऊपर जो भी आपके पास चीज़ है ये बेसिकली डेल इज़ इक्वल टू ज़ीरो होगा यहाँ पर। ठीक है, ये मैंने इसको दोबारा हाईलाइट कर दिया। तो ये डेल इज इक्वल टू ज़ीरो वाला कर्व होगा। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा जी, एक बात और यहाँ पर आप मुझे बताने वाले हैं, वो ये कि रियल सोल्यूशन कहाँ पर होगा। तो ये जो सारा सोल्यूशन है यहाँ पर, इस वाली जगह पर जो सारा सोल्यूशन होगा आपके पास, वो कैसा होगा? ये सब रियल सोल्यूशन होगा। ठीक है जी, ये सब रियल सोल्यूशन होगा। अच्छा जी, रियल सोल्यूशन में जो शेप्स बनती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। इसमें एक प्रॉपर नोड बनता था हमारे पास, प्रॉपर नोड, और कौन सा होता था? एक इम्प्रॉपर नोड होता था, इम्प्रॉपर नोड। इसके अलावा और कौन सी शेप हमने पढ़ी है जो रियल में बनती थी? एक और शेप होती थी जिसे हम कहते हैं सैडल। अब ये कहाँ कहाँ पर होंगी ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर कौन कौन सी शेप्स बन रही होंगी इस पैराबोला के ऊपर पर? ऑफ कोर्स इक्वल है तो यहाँ पर 2 चीज़ें बन रही होंगी, या तो यहाँ पर स्टार बन रहा होगा, स्टार, और यहाँ पर डी जनरेटेड नोट होगा, डी जनरेटेड नोट। ठीक है, 2 चीज़ें होंगी। और इसके इनसाइड कौन सा होगा? इनसाइड का मतलब है जहाँ डेल्टा लेस देन ज़ीरो है, तो डेल्टा लेस देन सारे कॉम्प्लेक्स होंगे। तो ये जो इनसाइड वाले हैं, इनसाइड यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स रूट होंगे, कॉम्प्लेक्स रूट। और कॉम्प्लेक्स रूट में अगर होंगे तो कौन कौन से हमने पढ़े हैं इसमें फिक्स पॉइंट? एक इसमें हमने पढ़ा है स्पाइरल, और दूसरा हमने पढ़ा है सेंटर। अब ये इनकी लोकेशन क्या होगी इसको क्लासिफाई करना है इस डायग्राम के ऊपर। ठीक है जी, तो बहुत डिटेल से अब यहाँ पर देखें, इसको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल से, बहुत ज़्यादा पीसेस करके इसको समझाता हूँ ताकि एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ आपके आसानी से समझ में आ जाए। तो टेक्निकली मैं यहाँ पर यूँ समझ लें कि कुछ पॉइंट्स बना लेता हूँ जहाँ जो यानी मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि इस वाले कोऑर्डिनेट में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आंसर क्या होगा, यहाँ पर शेप कैसी होगी, यहाँ पर शेप कैसी होगी, इस जगह पर शेप कैसी होगी, इस जगह पर शेप कैसी होगी, इस जगह पर शेप कैसी होगी। ठीक है जी, तो बारी बारी मैं इन शेप्स को आपके सामने डिस्कस करता हूँ। तो पहले तो हम अंदर वाला काम कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर इनसाइड वाली वैल्यूज़ को देख लेते हैं। मान लें कि ये पॉइंट नंबर, ये वाला पॉइंट हम देख लेते हैं। ठीक है जी, तो ये चूँकि इनसाइड वाली वैल्यू कंपैरेटिवली इजी होती हैं तो उनको हम पहले देख लेते हैं। तो मैं ज़रा इस डायग्राम को रिक्रिएट करता हूँ ताकि मैं इसका जो दूसरा वाला पार्ट है वो उसके अंदर बना सकूँ।
ये इसको हम पर्पल कलर से बनाते हैं, ये काफ़ी अट्रैक्टिव है जनाब। ऐसे हमने ये लिया और ये एक्सेस ड्रॉ कर ली और येलो से हमने बनाया था, येलो से ऐसे कर, सॉरी ये येलो से हमने एक ऐसे पैराबोला ड्रॉ कर दिया। ठीक है जी, अब हम अंदर वाली बात कर रहे हैं। तो ये तो चले बहुत आसान है। अब आप मुझे बताएं कि मिसाल के तौर पर ये पी एक्सेस है और मिसाल के तौर पर ये क्यू एक्सेस था आपके पास। ठीक है जी, अब लैम्डा की जो वैल्यूज़ आपके पास निकल कर आएंगी, फॉर एग्ज़ाम्पल वो निकलती हैं यहाँ पर इस वाले पॉइंट के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल जो लैम्डा की वैल्यूज़ हैं वो होंगी पी प्लस माइनस आयोटा क्यू, ऐसे कॉम्प्लेक्स होंगी ना। तो इस वाले पॉइंट पर क्या होगा, आप नोट करें कि इस वाले पॉइंट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इसका ये रियल एक्सेस है, ये इमेजनरी एक्सेस, सिर्फ और सिर्फ इमेजनरी वैल्यूज़ होंगी। तो इमेजनरी वैल्यूज़ होंगी तो ये पॉइंट इसमें नहीं होगा। तो ये बेसिकली इस वाले पॉइंट के ऊपर आपको प्योर इमेजनरी केस मिलेगा। वो क्या मिलेगा आपको, प्योर इमेजनरी, यानी लैम्डा की वैल्यूज़ यहाँ पर मिलेंगी प्लस माइनस आयोटा क्यू, ये प्योर इमेजनरी केस होगा यहाँ पर। और आपको पता है कि अगर ये प्योर इमेजनरी केस होगा तो उस पर शेप कौन सी होती है, आपको बताया था कि प्योर इमेजनरी केस के ऊपर इस वाले पॉइंट के ऊपर आपको क्या मिलेगा, सेंटर मिलेगा। ठीक है जी, अच्छा जी। इसी तरीके से यहाँ पर ये बताएं कि यहाँ पर क्या होगा इस वाले लोकेशन पर। तो ऑफ कोर्स इस वाले लोकेशन के ऊपर जो P भी पॉजिटिव है और Q भी पॉजिटिव है, यानी इस वाले लोकेशन के ऊपर आपको एक इस तरह का फिक्स पॉइंट मिलेगा। प्रीवियस में ये इधर ज़ीरो होगा, प्रीवियस में ये वाला पॉइंट नहीं होगा ऑफ कोर्स। और इस वाले लोकेशन पर आपको मिलेगा P प्लस माइनस आयोटा Q, इस तरह का पॉइंट मिलेगा। और P प्लस माइनस आयोटा Q ये जो होता है ये क्या बताता है, ये एक स्पाइरल होती है और इस स्पाइरल का एक ख़ास नाम है क्योंकि इसका रियल पाथ पॉजिटिव है। तो ये जो स्पाइरल बनती है ये एक स्पाइरल सोर्स होती है। तो एक इस तरह की स्पाइरल सोर्स बन जाएगी आपके पास यहाँ पर। ठीक है जी, तो ये है, ये कौन सी स्पाइरल है, ये एक अनस्टेबल स्पाइरल है, अनस्टेबल स्पाइरल। अच्छा, ये जो है ये हमेशा जिस तरह सैडल हमेशा एक अनस्टेबल होता है, इसी तरह याद रखना है कि सेंटर हमेशा स्टेबल होता है। ये होगा स्टेबल सेंटर। अच्छा, इस वाली लोकेशन पर क्या होगा, इस वाले लोकेशन पर अगर आप गौर करें तो यहाँ पर जो लैम्डा है वो बेसिकली माइनस पी प्लस माइनस आयोटा की होगा, यानी नेगेटिव रियल पार्ट होगा। और नेगेटिव रियल पार्ट के लिए हम जानते हैं कि जो हमारे पास शेप बनती है वो क्या होती है, वो बेसिकली एक स्पाइरल है, एक स्पाइरल होती है और बेसिकली वो स्पाइरल कौन सी होती है, स्पाइरल सिंक होती है नेगेटिव रियल पार्ट के लिए। इसे हम कहते हैं स्टेबल स्पाइरल। तो इन साइड पे तो काम हो गया हमारा। ठीक है जी, तो इन साइड वाले रीजन तो देख लिया। अब हम बात करते हैं कि इसके रियल केस में क्या होगा। अब मैं यानी ये डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि बताएं कि इस वाले पॉइंट के ऊपर, यानी प्रीवियसली मैंने ये इसको इधर कर लेते हैं पहले, हाँ। अब मैं ये ज़रा डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि इस वाले पॉइंट के ऊपर बेसिकली आपका रिज़ल्ट कैसा होगा। तो इस वाले पॉइंट को आप कोई पॉइंट सपोज कर लें, यानी कोई एक ऐसा पॉइंट आप सपोज कर लें जिसमें P पॉजिटिव हो और आपका जो Q है वो नेगेटिव, P पॉजिटिव, सॉरी इस वाले पॉइंट को अगर हम देखें तो इस वाले पॉइंट को हम पहले बात कर लेते हैं, यानी इस पर P भी पॉजिटिव है और Q भी पॉजिटिव है और ये P और Q इस तरह के लेने हैं कि वो कोई कॉम्प्लेक्स ना हो जाए। ठीक है, तो सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं जो है यहाँ पर मान लें कि मैं सपोज़ कर रहा हूँ P मैं सपोज़ कर लेता हूँ ग्रेटर दैन ज़ीरो और Q भी ग्रेटर दैन ज़ीरो ले रहा हूँ। और अपनी आसानी के लिए सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं P सपोज़ कर लेता हूँ कि 5 के इक्वल है और Q भी मैं सपोज़ कर लेता हूँ 5 के इक्वल है। और ये दो ऐसे मैंने पॉइंट चूज़ किए हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कि ये कॉम्प्लेक्स ना हो जाए। ध्यान में ये बात रखना है आपने कि मैं अगर इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ तो ऐसे पॉइंट लेने हैं जिससे वो कॉम्प्लेक्स, यानी इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन ज़ीरो ही होना चाहिए। ठीक है जी, तो अगर ये वाला पॉइंट चूज़ किया जाए तो आप मुझे बताएं कि इसके रूट्स क्या निकलेंगे। तो ज़रा जल्दी से इसके रूट निकाल लेते हैं। वैसे तो कैलकुलेटर ये काम आसानी से कर देगा, लेकिन चलें, P प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर माइनस 4Q डिवाइडेड बाई 2 फार्मूला हो गया। दैन लेमडा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/2 n प्लस 2.23 डिवाइडेड बाई 2, यानी लेमडा 1 इक्वल हो जाएगा आपके पास 2.5 प्लस 1.1। इतनी डिटेल वैल्यू खैर निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलें फिर भी देख लेते हैं। तो लेमडा 1 बराबर हो जाएगा 3.61, यानी पॉजिटिव।
राइट। इसी तरीके से लैम्डा 2 क्या होगा आपका, इसी तरीके से जब हमने लैम्डा 2 कंप्यूट किया तो लैम्डा 2 का फार्मूला हो गया p माइनस अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर माइनस 4q डिवाइडेड बाय 2, यानी जो लैम्डा 2 की वैल्यू है आपके पास वो क्या बन गई 2.5 माइनस 2.23 डिवाइडेड बाय 2, यानी लैम्डा 2 सिंप्लीफाई होने के बाद बन गया 2.5 माइनस 1.11, यानी जो लैम्डा 2 है आपके पास वो आ जाएगा 1.381, और ये भी वैल्यू आ गई पॉजिटिव। तो अहम बात क्या है, अहम बात यह है कि पता लगा कि उस वाली लोकेशन पर, मान लें कि ये लोकेशन नंबर मैं इसको 1 का नाम भी दे देता हूँ ताकि कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाएं। मान लें कि मैं इस वाली लोकेशन की बात कर रहा हूँ, मैं इसको कलर चेंज करके किसी और कलर से, रेड से मिसाल के लोकेशन 1 मार्क कर देता हूँ। तो मैं लोकेशन 1 पर चेक करना चाह रहा हूँ, तो इसी लोकेशन 1 के ऊपर मेरे पास क्या आंसर निकला, इसी लोकेशन 1 पर मेरा आंसर लैम्डा 1 भी ग्रेटर दैन 0 निकला और लैम्डा 2 भी ग्रेटर दैन 0 निकला, और मज़े की बात है ये डिस्टिंक्ट भी हैं। ठीक है जी। तो आपको पता है कि इस तरह की सिचुएशन में आपका जो शेप होती है वो शेप कौन सी होती है? जी जनाब, तो इस तरह की जो शेप होती है वो हमने पहले पढ़ी थी, इसे हम कहते हैं इम्प्रॉपर नोडल सोर्स, इम्प्रॉपर नोडल सोर्स, और ये एक अनस्टेबल शेप होती है। तो इसका मतलब ये है कि हम अपनी इस डायग्राम को साथ साथ कंप्लीट भी करते हुए जाएं कि इस वाली लोकेशन के ऊपर जो शेप आपकी बनेगी वो कैसी बनेगी, इस वाली लोकेशन पर जो शेप बनेगी वो मैं अप्रॉक्सीमेटली ये शेप बना रहा हूँ, इसको कहते हैं इम्प्रॉपर नोडल सोर्स। वो इस तरह बनती थी, अच्छा एक रिकॉल भी हो जाएगी कि फॉर एग्जांपल एक तो ये कि ट्रेजेक्टरीज की डायरेक्शंस होंगी आपकी आउटवर्ड, और सेकेंडली ये कि जब इसमें फास्ट मूविंग ट्रेजेक्टरी फॉर एग्जांपल जो भी होती है उस ट्रेजेक्टरी से तमाम की तमाम ट्रेजेक्टरीज जो हैं वो आउटवर्ड मूव करती हैं, ऐसे मूव करती हैं। तो ये जो शेप मैंने बनाई है या ये जो शेप बनकर आती है हमारे पास वो कौन सी शेप होती है, इसे हम कहते हैं इम्प्रॉपर नोड, और ये एक्चुअली एक अनस्टेबल शेप होती है, इसे हम कहते हैं इम्प्रॉपर नोड। नाम भी लिख देते हैं यहाँ पर, इम्प्रॉपर नोड, राइट। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई कि यहाँ पर तो इम्प्रॉपर नोड बनेगा। अच्छा, ज़रा मैं अब बात करना चाह रहा हूँ कि इस वाली लोकेशन के ऊपर, यानी इस वाली लोकेशन, यानी लोकेशन नंबर 2 उसका नाम दे देते हैं, लोकेशन नंबर 2। असल में स्टूडेंट्स को अक्सर इसमें कन्फ्यूजन होती है, तो इसीलिए ये बातें मैं इतनी डिटेल से कर रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें समझ आ जाएँ, अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलकर आप देखिएगा इसकी कितनी ज़्यादा एप्लीकेशंस हमें मिलेंगी। मीन्स के लोकेशन नंबर अगर मैं 2 की बात करता हूँ तो लोकेशन नंबर 2 पर क्या हो रहा है, लोकेशन नंबर 2 पर जो है हमारे पास इफ़ पी जो है वो लेस देन 0 हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, और क्यू जो है वो ग्रेटर देन, तो आपने एक ऐसी वैल्यू लेनी है जिस पर आपका डिस्क्रिमेंट जो है वो कॉम्प्लेक्स ना हो जाए। सपोज़ कर लेते हैं p इज़ इक्वल टू -5 एंड q इज़ इक्वल टू 5, ये वैल्यू लेते हैं। तो याद रखें कि मैंने जब लेमडा कैलकुलेट किया तो लेमडा मेरे पास बन गया -5/2, दिस इज़ +-2.23 डिवाइडेड बाय 2, यानी लेमडा 1 जो निकला मेरे पास वो निकला नेगेटिव, और ये जो लेमडा 2 निकला आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये भी निकला मेरे पास नेगेटिव। यानी चलो लिख देता हूँ, एक वैल्यू तो मेरे पास निकली है -1.39 और दूसरी वैल्यू निकली है -3.61। आप उसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। तो ज़रा ये बताइए कि जब लेमडा 1 लेस देन 0 हो और लेमडा 2 भी लेस देन 0 हो और आपके पास जो रूट हैं वो डिस्टिंक्ट रूट हों, यानी अनइक्वल रूट हों, तो इससे शेप कौन सी बनती थी? केस नंबर 1 जो हमने डिस्कस किया था उस शेप को भी हम कहते थे इम्प्रॉपर नोड, इम्प्रॉपर नोड। तो ये शेप भी एक इम्प्रॉपर नोड थी, बट ये इम्प्रॉपर नोड तो है, बट इसके साथ साथ ये इम्प्रॉपर नोड सिंक होगी या सोर्स होगी तो इम्प्रॉपर नोडल सिंक बन जाएगा। और ये कौन सी शेप होती है? एक स्टेबल शेप होती है। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि अब हमें ये वाली लोकेशन भी समझ आ गई है कि हमारी इस वाली लोकेशन के साथ क्या हो रहा है। ये लोकेशन भी हमें क्लियर हो गई है कि इस लोकेशन पे क्या हो रहा है। इस लोकेशन पे हो ये रहा है कि ये मिसाल के तौर पर आपने ऐसे कर एक्सेस बना लिया इसको, ठीक है। और फिर एक्सेस बनाने के बाद आपको याद होगा कि आप स्लो एंड फास्ट मूविंग ट्रेजेक्टरी डिसाइड करते थे, और इसकी जो डायरेक्शंस हैं दोनों की वो इनवर्ड, सबकी डायरेक्शंस इनवर्ड होगी। और मान लें कि आपने ये डिसाइड किया है कि ये जो ट्रेजेक्टरी है ये आपके पास जो है वो फास्ट मूविंग ट्रेजेक्टरी है, तो तमाम की तमाम ट्रेजेक्टरीज जो हैं वो इस तरह इनवर्ड मूव कर रही होंगी, इस पर ऐसे इनवर्ड मूव कर रही होंगी। ठीक है जी। तो ज़रा रिकॉल भी हो जाती हैं चीज़ें, तो ये अच्छा हो जाता है, आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है।
ये ऐसे इनवर्ड मूव कर रही होंगे सब। ठीक है जी, तो ये शेप है कौन सी? अभी मैंने आपको बताया ये भी इम्प्रॉपर नोड है और ये स्टेबल है या अनस्टेबल, तो ये स्टेबल शेप है, स्टेबल है, कहते हैं इसको भी इम्प्रॉपर नोड है। ठीक हो गया, तो यहाँ पर हमने बात कर ली है। अब हम कहाँ की बात करने की कोशिश करते हैं? अब हम देखते हैं कि हमारा तीसरा पॉइंट हम कौन सा ले रहे हैं। जी जनाब, अब हमारे पास ये दो लोकेशंस बाकी हैं, तो इन लोकेशंस की हम बात कर लेते हैं। मान लें कि ये है हमारे पास थर्ड पॉइंट, तो मैं इस थर्ड पॉइंट में मैंने जो है वो p की वैल्यू पॉजिटिव और q की वैल्यू नेगेटिव असाइन करनी है, और ऐसी असाइन करनी है कि कॉम्प्लेक्स ना हो। फिलहाल इसके इधर तो कॉम्प्लेक्स होगी भी नहीं। तो अब हम चलते हैं अपने थर्ड की तरफ, जो है वो जी। तो थर्ड में हम मान लें कि हम चाह रहे हैं कि p जो है वो ग्रेटर दैन ज़ीरो हो, जबकि q जो है वो लेस दैन ज़ीरो हो। सपोज़ करते हैं कि p की वैल्यू 5 है और q की वैल्यू जो है वो -5 ले लेते हैं। तो याद रखें कि जब मैं यहाँ से लैम्डा 1 कंप्यूट करता हूँ तो इसका आंसर निकलता है मेरे पास पॉजिटिव, और जब लैम्डा 2 कैलकुलेट किया तो इसका आंसर निकला नेगेटिव। तो बेसिकली एक पॉजिटिव आंसर आ गया और एक नेगेटिव आंसर आ गया। तो आप जानते हैं कि अगर लैम्डा 1 जो है वो ग्रेटर दैन ज़ीरो हो और लैम्डा 2 जो है वो लेस दैन ज़ीरो, वैसे उनकी वैल्यूज़ भी लिख देता हूँ ताकि आप आसानी से देख सकें कि जो लैम्डा 1 लैम्डा 2 मेरे पास हैं, चलें आप उसको खुद सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। और अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो शेप कौन सी होती है? उस शेप को हम कहते हैं सैडल। और ये सैडल कैसी शेप होती है? सैडल एक अनस्टेबल शेप होती है, राइट। तो इसका मतलब है कि हम वापस अपनी प्रीवियस डायग्राम पर जाते हैं और इस वाली लोकेशन के ऊपर जो हमारी शेप बनेगी वो शेप कौन सी होगी? एक सैडल शेप होगी, ऐसे सैडल बनेगा। और ये सैडल कैसे बनता है? सैडल का मतलब ये होता है कि इसमें जो दो की जो डायरेक्शंस होती हैं यानी वो इनवर्ड होती हैं, और दो जो डायरेक्शंस होती हैं वो आउटवर्ड होती हैं। और तमाम ट्रेजेक्टरीज जो हैं वो t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पर ओरिजिन की तरफ जाने की कोशिश करती हैं, बट ओरिजिन पर नहीं पहुंच पाती हैं और ओरिजिन से आउटवर्ड मूव कर जाती हैं। तो इसका मतलब है कि इस शेप को हम कहते हैं सैडल। जैसे याद रखना है आपने कि सेंटर जो है वो हमेशा एक स्टेबल शेप होती है, इसी तरह सैडल जो है वो ऑलवेज अनस्टेबल शेप होती है, अनस्टेबल, राइट। और फिर अब हमारे पास लास्ट लोकेशन बच गई, ये वाली लोकेशन बच गई। तो इस वाली लोकेशन को भी अब आप चेक कर लीजिएगा। जब हमने इस वाली लोकेशन को भी चेक किया, मान लें कि इस लोकेशन को हम कह देते हैं 4 नंबर दे देते हैं इसको, और हम जो है वो इस लोकेशन को भी देखने की कोशिश करते हैं 4 के लिए कि क्या बनता है। मिसाल के तौर पर हमने 4th लोकेशन फोर्थ की हम बात कर रहे हैं, फोर्थ वाली लोकेशन की बात कर रहे हैं। तो इसमें हमें क्या चाहिए? फोर्थ का मतलब ये होगा कि p जो है आपका लेस देन ज़ीरो होना चाहिए एंड q जो है वो ग्रेटर देन ये भी, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में तो दोनों ज़ीरो होना चाहिए। तो हम कहते हैं कि p की वैल्यू जो है वो हमने -5 ले ली और q की वैल्यू भी हमने -5 असाइन कर ली। तो इसके साथ जो लैम्डा की वैल्यूज़ मेरे पास निकली हैं वो निकली क्या निकली हैं? -2.5 + 3.3, यानी लैम्डा 1 इन शॉर्ट पॉजिटिव निकल आया। और इसी तरीक़े से जब लैम्डा 2 हमने कैलकुलेट किया विच इज़ इक्वल टू -2.2 एंड -3.3, तो ये जो लैम्डा 2 की वैल्यू है ये निकल आई नेगेटिव। तो इसका मतलब है कि लैम्डा 1 तो पॉजिटिव हो गया और लैम्डा 2 नेगेटिव हो गया। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो इसमें जो शेप बनती है उसे हम कौन सी कहते हैं? सैडल शेप होती है। और सैडल याद रखना है हमेशा कि सैडल हमेशा एक अनस्टेबल शेप होती है। तो वापस अपनी डायग्राम की तरफ मूव करते हैं और आपसे पूछते ये हैं कि इस लोकेशन पर अब क्या हो रहा है। तो इस लोकेशन के ऊपर जो शेप बन रही है वो भी एक सैडल बन रही है। कैसे बनती है सैडल? अभी मैंने आपको बताया, सैडल जो है वो इसमें दो की जो डायरेक्शंस होती हैं वो आउटवर्ड होती हैं और दो डायरेक्शंस जो होती हैं वो इनवर्ड होती हैं आइगन वैल्यूज़ पर, और कोई भी ट्रेजेक्टरी जो है वो ओरिजिन की तरफ नहीं अप्रोच कर पाती, ये सब ओरिजिन से बाहर आ जाती हैं। तो ये भी जो शेप बनती है इस शेप को हम कहते हैं सैडल। सैडल और सैडल एक अनस्टेबल शेप होती है, राइट। तो यहाँ तक हमने बात कर ली है। अब आखिरी पॉइंट ये कि अब आपको ये बताएं कि ऑन द पैराबोला क्या होगा। इसका जो थर्ड केस ऑन द पैराबोला, बेसिकली ऑन द पैराबोला पर यानी इन लोकेशंस के ऊपर
जो आपके पास जो शेप बनेगी वो स्टार होगा, राइट। मैं यहाँ पर बना भी देता हूँ। अब स्टार शेप किस तरह बनती है? स्टार शेप का मतलब ये होता है कि यहाँ पर बहुत सारी सिर्फ लाइंस होती हैं, और चूंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं तो यहाँ पर डायरेक्शंस जो होंगी सबकी आउटवर्ड होती है। तो ये या तो यहाँ पर स्टार बन सकता है, और यानी कंप्लीट केस में, और या तो यहाँ पर क्या हो सकता है, एक डीजेनरेट नोड बन सकता है। वो डीजेनरेट नोड कैसे बनता है, पहले तो मैं ज़रा आपके लिए पैराबोला ऊपर कर दूँ। ये पैराबोला थोड़ा सा ऊपर कर, उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी, क्योंकि बड़ी मेहनत से इन सारी चीज़ों को आपके लिए प्रिपेयर किया गया है। अब ये डीजेनरेट नोड याद है अगर आपको कैसे बनते थे, कि इस तरह हम एक्सेस बनाया करते थे, फिर ये हमारी एक्सेस होती थी जो मेन जो होती थी, और इधर डायरेक्शंस जो थी वो आउटवर्ड थी, और ये सारी डायरेक्शंस जो हैं वो ऐसे कर आउटवर्ड मूव कर रही होती थी। तो ये डीजनरेट नोडल सोर्स होगा ये, ठीक है जी। और इस वाले लोकेशन पर क्या होगा, इस वाले लोकेशन पर अगेन यहाँ पर या तो ये डीजनरेट होगा, राइट। पूरा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि स्पेस थोड़ी सी कम है यहाँ पर, चले लिखा भी जा सकता है अगर इसको हटा दिया जाए तो, क्योंकि कोई पॉइंट मिस ना हो जाए आपसे। लेक्चर ऑल तो बड़ी हो गई है, लेकिन चूंकि डिटेल बहुत ज़्यादा है इसमें। डीजनरेट नोडल सोर्स, अच्छा जी। इस वाली लोकेशन पर इधर क्या होगा, इस पैराबोला पर, और ऑफ कोर्स यहाँ पर जो है वो आपका P नेगेटिव हो जाता है। तो जब आपका P नेगेटिव हो जाएगा तो इट मीन्स कि यहाँ पर भी दो शेप बनेगी। एक तो आपकी जो शेप बनेगी, मैं ज़रा इस वाली लोकेशन पर बनाता हूँ ताकि ज़रा अच्छी बना सकूँ इसको। ऊपर कर लेते हैं इसको, स्पेस मिल जाएगी हमें यहाँ पर बनाने के लिए। तो यहाँ पर भी दो चीज़ें पॉसिबल हैं। एक तो यहाँ पर स्टार हो सकता है, यानी स्टार शेप बन सकती है ऐसे, और वो स्टार जो होगा वो बेसिकली सिंक हो रहा होगा, राइट। तो ये यहाँ पर स्टार होगा और ये सिंक होगा, यानी स्टार बेसिकली जो है वो प्रॉपर होता है, स्टेबल होगा। और या तो यहाँ पर आपकी दूसरी शेप कौन सी हो सकती है, डीजेनरेट नोड बन सकता है। वो किस तरह बनता है, ये एक्सेस हो गए। अब यहाँ पर आपने डिसाइड कर लिया कि इस तरह ये इनवर्ड मूव कर रहे हैं, तो ये जो है वो ऐसे और ये ऐसे, ये तमाम की तमाम ऐसे इनवर्ड हो जाती हैं। या तो यहाँ पर डीजेनरेट नोडल सिंक हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपके पास एक कंप्लीट ट्रेस डिटर्मिनेंट डायग्राम, यानी जितनी भी आपने अब तक फिक्स पॉइंट्स पढ़े थे सारे फिक्स पॉइंट को यहाँ पर आपने ड्रॉ कर दिया। अब अहम बात क्या है इसके अंदर, अहम बात यह है कि एक तो ये कि जो नीचे का जो पोर्शन है सारा, यानी अब ये जो प्लेन है, इस प्लेन को हम आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक्चुअली जो आपके पास कोऑर्डिनेट प्लेन होता है उसको आप इस तरह डिवाइड कर सकते हैं कि ये जो प्लेन होता है इसे हम कहते हैं राइट हाफ प्लेन, दिस इज कॉल्ड राइट हाफ प्लेन। और इसका जो ये वाला जो पार्ट होता है, ये इसे हम कहते क्या कहते हैं, ऑफ कोर्स इसे हम कहते हैं लेफ्ट हाफ प्लेन। और ये अबव हाफ प्लेन होता है और ये बिलो हाफ प्लेन होता है, राइट। तो देखें बिलो वाला सारा काम तो, यानी जो बिलो है अप एंड डाउन, जो हाफ प्लेन आपके पास बन रहा है, यानी ये जो सारा हाफ प्लेन है आपके पास, ये तो है ही अनस्टेबल, ठीक है जी। तो ये वाला पार्ट तो चूँकि अनस्टेबल ही है, तो इस हमें अनस्टेबिलिटी की नहीं बल्कि स्टेबिलिटी की ज़रूरत होती है। तो ये तो पार्ट ही हमारे लिए बिल्कुल बेकार है। तो एक्चुअली आप समझ कि नीचे वाला पार्ट एलिमिनेट कर दिया। अब केस यहाँ पर ये है कि ये देखें कि राइट साइड पर जितनी शेप्स बनी हुई हैं वो सब अनस्टेबल है, इसे हम कहते हैं अनस्टेबल। ये भी अनस्टेबल नोड कहलाता है। यहाँ पर अनस्टेबल स्पाइरल है, यहाँ पर स्टार अनस्टेबल है, या डीजेनरेटेड नोड अनस्टेबल है। जबकि इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है, उस लेफ्ट हैंड साइड को यानी हम कहते हैं लेफ्ट हाफ प्लेन, सिर्फ ऊपर वाला पार्ट देखिएगा, यानी सेकंड क्वाड्रेंट। तो जो लेफ्ट हाफ प्लेन है, यहाँ पर स्टेबल इम्प्रॉपर नोड है, यहाँ पर स्टार जो है वो भी सिंक है यानी स्टेबल है, डीजेनरेटेड नोड है वो भी सिंक है, स्पाइरल है, और स्पाइरल भी बेसिकली सिंक हो रही है। तो अगर आप नोट कर रहे हैं यहाँ पर हो क्या रहा है, तो जो हम कंक्लूड करेंगे तो हम कंक्लूजन में ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर यानी लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो प्लेन है, जो लेफ़्ट हाफ प्लेन है, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पर आपको दे दिया है। वो क्या दे दिया है कि याद रखना है कि लेफ़्ट हाफ प्लेन ऑलवेज स्टेबल। तो
इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास मैं कोई ट्रेस डिटर्मिनेंट डायग्राम बना लेता हूँ और मैं ये डिसाइड कर लेता हूँ कि मेरा फिक्स पॉइंट जो है वो लेफ़्ट हाफ प्लेन पर लाई करता है, तो मैं ऑटोमेटिकली उसके लिए स्टेबल लिख दूंगा। देखिए जी, कंक्लूजन ये है कि एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जितना भी मैंने काम किया ये 2x2 के सिस्टम के लिए किया है, यानी 2 इक्वेशन थी जिसके अंदर, तो क्योंकि उसी को आप विजुअलाइज़ कर सकते हैं और उसको विजुअलाइज करने के बाद आपने कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ कर लिए हैं, कुछ कंक्लूजन्स निकाल लिए। जैसे अभी मैंने कंक्लूजन लिखा कि जो लेफ़्ट हाफ प्लेन है ये स्टेबल होता है। अब सपोज़ कीजिए कि ज़रूरी तो नहीं है ना कि आपके पास हमेशा सिस्टम जो है वो 2x2 का जनरेट हो, यानी 2x2 के सिस्टम से हम थ्योरी बिल्ड कर रहे हैं। अगर आपका सिस्टम जो है वो n/n का सिस्टम होता है या 5x5 का फॉर एग्जांपल सिस्टम होता है और आप उसकी स्टेबिलिटी मालूम करना चाहते हैं, तो उसकी इस तरीके से फेस पोर्ट्रेट स्केचिंग नहीं होगी। ये फेस पोर्ट्रेट स्केचिंग अपनी जहन में रखें कि ये 2x2 के सिस्टम के लिए। हायर ऑर्डर सिस्टम के लिए आप, जैसे मैं एक क्राइटेरियन आपको पढ़ाऊंगा जिसे कहते हैं राउथ हर्विट्ज़ क्राइटेरियन। वो ये बताता है कि जो हायर ऑर्डर सिस्टम है उसमें कितने फिक्स पॉइंट जो हैं वो आपके लेफ़्ट हाफ प्लेन पर लाई करते हैं। कोई स्केचिंग नहीं होती, एक क्राइटेरियन डिफाइन किया हुआ है। तो हमने ये सीखा 2x2 के सिस्टम से और उसी को हम जनरलाइज करेंगे कि फिक्स पॉइंट अगर आपके लेफ़्ट हाफ प्लेन पर लाई करते हैं तो वो हमेशा स्टेबल होते हैं। तो उससे हम ये इस रिज़ल्ट को हम वहाँ पर यूटिलाइज़ करेंगे और हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास जो है वो फिक्स पॉइंट जो है वो लेफ़्ट हाफ प्लेन पर लाई करते हैं तो हमारा सिस्टम जो है स्टेबल होता है। तो ये था हमारे पास फेस पोर्ट्रेट स्केचिंग, इंतहाई स्टेप बाय स्टेप डिटेल के साथ। इसमें सारे पॉइंट्स को बहुत डिटेल से कवर किया गया है आपके लिए। ये कंप्लीट चैप्टर नंबर 5 था। मैं इसके प्रॉब्लम्स नहीं करवाऊंगा क्योंकि इसकी प्रॉब्लम्स बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स रेकमेंड ज़रूर कर दूंगा आपको। नॉर्मली मास्टर्स लेवल्स के जो भी कोर्स होता है उसमें जो है स्टूडेंट्स को ख़ुद प्रॉब्लम करनी होती हैं, लेकिन चूँकि अब हमारी ऑनलाइन सेशंस ही हो रहे हैं सिर्फ, तो हम प्रॉब्लम को नहीं कर पा रहे हैं, यानी ऑनलाइन यानी फ़ेस टू फेस तो डिस्कशन हमारी कोई नहीं हो रही है। तो फिर भी जितनी प्रॉब्लम्स हो सकेंगी जो कॉम्प्लिकेटेड होंगी वो ज़रूर करवा दूंगा। और जहाँ पर मैं प्रॉब्लम स्किप कर रहा हूँ तो यूँ समझ जाइए कि उसका थ्योरेटिकल मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही मुझे इसका फर्दर टाइम मिलता है तो फिर मैं इसकी सैम्पल प्रॉब्लम्स भी अपलोड कर दूंगा। अदरवाइज सैम्पल प्रॉब्लम्स आपको जस्ट रेकमेंड कर दूंगा, वो आपको ट्राई कर लीजिएगा। तो यहाँ पर फेस पोर्ट्रेट स्केचिंग जो है वो एंड होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर ज़रूर समझ आया होगा। आप मुझे अपना फ़ीडबैक दें। बड़ी मेहनत से ये सारे लेक्चर्स मैंने प्रिपेयर किए आपके लिए। ये अनएडिटेड लेक्चर्स हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझसे जो है ऑनलाइन डिस्कस कर सकते हैं। और इसके अलावा आप ज़रूर शेयर करें इसको व्यू करें, और ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी लर्निंग पर्पज़ के लिए बनाए गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।